webinar is about export procedures, custom duties, and banking channels. It comprises of two parts. One is export procedures and custom duties. और इस ये बारे में ब्रीफ करेंगे हमारे सीनियर हैं कस्टम से फ्रॉम पीरजादा मोहम्मद और कासमी साहब. He will give a detailed presentation on this. And second part is banking channels by Mr. Muhammad Akbar. He's a senior member of State Bank of Pakistan. In fact, a deputy chair. He's DCM in State Bank of Pakistan, Faisalabad branch, and has a wide experience in foreign exchange operations, development finance, etc. So we welcome all the participants and our esteemed speakers. सर सब्ज़ अली खान साहब मैं गुजारिश करूंगा सर प्लीज फॉर्मली आप वेलकम कर दें तमाम गेस्ट को और सेशन स्टार्ट करने की इजाजत. थैंक यू राव फजल. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम खान है, मैं टीडीएपी में डायरेक्टर हूं और आज के इस सेशन में जो ऑनलाइन सेशन है मैं तमाम अपने जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, सबको मैं वेलकम करता हूं, इंक्लूडिंग मेरे जो कोलीग्स हैं. और ये जो सेशन आज चल रहा है जो ऑनलाइन है, ये हमने अक्टूबर में एक प्रोग्राम बनाया था टीडीएपी ने कि कोरोना की वजह से जो हमारे और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान जो डिस्टेंस पैदा हो रही है उसको किस तरीके से कम किया जाए, उनके साथ हम इंटरेक्शन को बढ़ाए और कंटिन्यू रखें. तो हमने एक प्रोग्राम बनाया वेबिनार्स का. उसमें से अभी हमने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि हमारे टेक्सटाइल एग्जीबिशन है, जो वर्चुअल एग्जीबिशन होगी. तो उसमें मुख्तलिफ टॉपिक हमने रखे, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक. उसमें हमारे साथ शामिल होते हैं जो कमर्शियल सेक्शन से हैं, इस तरीके से एक्सपर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो इदारों से हम उनको ऑनलाइन ले लेते हैं. तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं हम उनके साथ इंफॉर्मेशन उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एरिया या जो भी है उसके से शेयर करते रहते हैं ताकि उनको हम अपडेट कर सके. आज का जो प्रोग्राम है वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कस्टम ड्यूटी एंड बैंकिंग चैनल्स. तो हमारे जो डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं, पीरजादा मोहम्मद उमर कासमी साहब, एडिशनल कलेक्टर है कस्टम फैसलाबाद रीजन से. दूसरे जो हमारा स्पीकर है मोहम्मद अकबर साहब, डिप्टी चीफ मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद से. सर आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूं और प्रोग्राम को जारी करने के लिए रखने के लिए राव फजल की तरफ. प्लीज टेक ऑन राव फजल. सर थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर मैं ये बताना चाहूँगा कि आई वुड स्पेशली थैंक मिस्टर उमर कासमी साहब कि उन्होंने लास्ट मिनट पे हमें ज्वाइन किया और उन्होंने एक्सेप्ट की हमारी इनविटेशन. बेसिकली मोहम्मद अशफाक साहब थे जेएस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, वो इनवाइटेड थे लेकिन कोविड-19 की वजह से वो फिर नहीं ज्वाइन नहीं कर सके हमें. तो मैं लास्ट मिनट पे इन्हें जहमत दी और ज्वाइन कर रहे हैं. तो सर इनका ये है कि इन्होंने मुझे बताया था इनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स भी हैं उसके अलावा भी. तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इनसे स्टार्ट ले लेंगे, तो फॉलोड बाय Q&A मुझे इनबॉक्स कर दें जिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्वेश्चन इनसे पूछना चाहेंगे, ताकि उन्हें जो जवाब दे के फिर ये है कि फिर उन्होंने कहीं और जाना होगा, कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हैं सर की. तो सर सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं सर पीरजादा उमर कासमी साहब, प्लीज enlighten us on export procedures and custom duties. Thank you so much. Assalamu alaikum, dear participants. First of all, I would like to extend my gratitude to TDAP for organizing such a useful webinar. It, in fact, is the need of the hour that we should encourage our small and medium enterprise sector to come forward and contribute towards the exports of Pakistan. I would just like to brief on a few things. First of all, the sort of export-oriented schemes that FPR is offering to the exporters. So these include, first of all, the duty and tax remission for export, which in fact is granted to the manufacturers on the basis of export contracts or their past export performances, and the utilization period in respect of those goods is 1 year, except for the horticulture products. The second scheme, export scheme, is manufacturing bond scheme. This is for those goods which are approved duty-free for warehousing, and they actually against approved value of approved bond value, and they are liable to be exported within
a 2 years period. And same holds for the export-oriented unit scheme, except for the thing that in export-oriented unit sector, the importers, they can also import machinery. Option. सर ये म्यूट कर दें जमीर साहब जो I think it's fine now. Then there are also certain incentives that are being offered by the government of Pakistan, like they have revised the duty drawback rates for the exporters after a period of 11 years. So that's a good sign. And what we are seeing or witnessing today is that the exports of Pakistan has crossed $2 billion last month, and it's being surged at a rate of 7%. There is a growth of 7% in the export sector, but still there is a lot more to do if we want to really enhance the exports. So now I will come to the main topic, that is the export documentation that is required for the exporters. I would be quite brief in that. First of all, if anybody wants to export from Pakistan, he or she must have a VBOC ID. He has to obtain a VBOC ID from customs. VBOC is a web-based one customs. It's an indigenous system developed by Pakistan Customs. It is an online program for monitoring, regulating the exports and imports of Pakistan. When the GD is filed I won't come to the GD first. When he obtains a VBOC ID from customs, then the second step is obtaining e-form, is the electronic form from the bank. And then he prepares for the invoice and the packing list of the consignment, which is followed by the filing of goods declaration for exports. And then the container is allowed gate in by the customs authorities. And after that, the container is unlocked and is examined depending on whether it's a green channel GD or yellow or red. If it's a green channel, then it won't be examined by the customs, but it would still be examined by the anti-narcotics force. Then after the examination, the next step is the assessment of goods, and followed by the sealing of the container by the customs staff. And then it is, since this procedure relates to the exports at MCC Faisalabad, it is followed by the gate in of container at seaport. If it's to be exported through sea, then the container that is sealed at the Faisalabad dry port, it would be enrouted to Karachi port for subsequent export, where it would be allowed loading on the vessel. And the final procedure is the receipt of foreign remittance against that exported goods, which are usually received online in VBOC custom and through the State Bank of Pakistan. That is something that is to be dealt with by the SPP. So I leave this to the SPP staff. Now there are certain issues that are being faced by the exporters. Like at dry ports, usually the dry port authorities, they don't have the repackaging facility here. Like if you unlock the container and you examine the container and you de-stuff it 100%, then there is no such facility of repacking. So in case that repacking facility is not there, then in fact there is a huge chance or risk that the said consignment may not be entertained by the importer in the other country.
because you know that repackaging is a quite uh, it's quite what we can say is an important activity that needs to be regulated at the port authority. So that thing is usually missing. Then there is the role of anti-narcotics force. Um, we can't deny that anti-narcotics force has an important role at the ports for export. But the thing that we need to introduce is the risk profiling. Like we have started risk profiling in customs. The same needs to be replicated for the ANF staff as well. We need not to examine 100% containers. This is not the gist of the system. The system must entertain and allow the regular customers, exporters, if the chain is the same, if the importer is and the exporter is the same, then he or she must be given that benefit of doubt in the green channel. And lastly, some people during the processing of the export documents, they come and they always say that there are certain amendments they need in the documents. So still, since the Customs Act, it only allows amendment after payment of a certain amount stipulated in the Act. So if that amendment is allowed on the weekends, then the consignment, it may be delayed for 2 days or 3 days. So there is something that needs to be amended in that, so that if any necessary amendment is required, that might be allowed on the spot. So just as to ensure the timely shipment of the goods. These are a few observations that I gathered in the shortest possible time. So if you guys have any question, I'm there to answer the queries. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for a nice presentation and detailed presentation. Any question from the participants? राव साहब, बेहतर हो कि अगर क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट में कर दें, हमें एसएमएस कर दें, चैट में कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। राइट सर, कोई भी क्वेश्चन है तो इनबॉक्स मुझे कर दें प्लीज काइंडली। असल में इसने मेरे ख्याल में Sir, thank you, sir. I think no question from the participants this time. Thank you. अगर कोई फिर भी हो तो you can always share it with us. Sir, exactly. जो भी हुआ इशू आते हैं या जो होते हैं तो सर आपसे फिर राब्ता करेंगे. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would like to welcome Mr. Akbar Saab. Mr. Akbar Saab, are you hearing me? Mr. Akbar Saab, are you hearing me? Check. Assalamu alaikum. Akbar Saab, are you hearing me? जमीर साहब, हमारे जो सेकंड गेस्ट हैं अकबर साहब, वो आई थिंक कोई इशू आ रहा है, वो उन्हें साउंड इशू है, ये वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। सर अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर प्लीज सर स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन ऑन बैंकिंग चैनल्स। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं टीडैप को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये वेबिनार जो है प्लान किया और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और एक्सपोर्टर्स के हवाले से जिनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं, और आज के सिनेरियो में कोविड के हवाले से, तो मैं समझता हूँ इट्स रियली
इम्प्रेसिव एंड एक्सीलेंट अरेंजमेंट बाय TDAP कि उन्होंने ये मौका दिया उन लोगों को जिनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो रहा। और फिर जाहिर है ये एक ऐसा चैनल है जूम का और वेबिनार का कि कहीं भी अगर आप लोगों की मसरूफियात हैं, पार्टिसिपेंट्स की हैं, जो प्रेजेंटर्स हैं उनकी हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि आप घर पे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी मसरूफियत है आपकी तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर्पस तो ये है कि नॉलेज डिसैमिनेशन हो सके और पर्पस ओरिएंटेड हो, और जो चीज़ें गैप्स आ रहे हैं, जो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, नॉलेज के गैप्स आ रहे हैं, उनको ब्रिज किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड माई स्पेशल appreciation for TDAP as well and especially फजल रहमान साहब कि उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट भी किया और बड़ा अच्छा फॉलोअप रखा। तो आई एम थैंकफुल टू TDAP फर्स्ट ऑल। सेकंड ये कि पार्टिसिपेंट्स के हवाले से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि वो थोड़े से अटेंटिव होकर सुनिएगा, थोड़ा बड़ा टू द पॉइंट मैं चीजें शेयर करूंगा सबके साथ जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। कोशिश करूंगा कि जितना इसको स्मार्ट किया जा सके ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो, क्योंकि एक तो फ्राइडे भी है और दोस्त ज़ाहिर है अपनी अपनी मसरूफियत के हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं या इम्पोर्टेंट जो चैनल्स हैं, वो चैनल्स जिसके थ्रू एक्सपोर्टर जो है स्टेट बैंक की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, ये पर्पज है। मैं समझता हूँ कि अगर ये हमने पूरा कर लिया तो आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेट बैंक ने हमेशा से एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की हैं और करता रहा है, और डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चैनल्स पे और डिफरेंट सेगमेंट्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमेशा स्टेट बैंक ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, उनकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई, फिर उसके हवाले से फैसिलिटेशन दी, फिर बैंकों के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए, और फिर उनको ये गाइड किया कि किस तरह आपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को आपने फैसिलिटेट करना है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक्सपोर्टर्स दो तरह के हैं, उनको दो कैटेगरीज में हम जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक्सपोर्टर्स वो हैं जो SME से रिलेटेड है, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे वो हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो एक्सपोर्टर्स के मेजर ब्रॉड दो कैटेगरीज हो गई। लेकिन जो हमारी स्टेट बैंक की स्कीम्स हैं वो एक्सपोर्टर्स के लिए भी हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी है। उससे बात मेरी ये है, एक है डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स, एक है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स वो हैं जो एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ फिनिश्ड गुड, वैल्यू एडेड गुड्स टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो इन शॉर्ट ये है, चाहे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, चाहे SME क्लाइंट्स हो, एक्सपोर्टर्स हो, तो उनके लिए हमारी स्टेट बैंक की स्कीम जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ कि जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं ये उनके लिए भी स्कीम्स हैं, यानी कि पोटेंशियल उनके अंदर है और वो आना चाहे एक्सपोर्ट्स नेटवर्क में आना चाहते हैं, तो उनको खास तौर पे सपोर्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कीम्स अवेलेबल हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमारी स्टेट बैंक की इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो एक्सपोर्टर्स के लिए भी हैं, जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, जो डायरेक्ट बाहर इंपोर्टर के साथ कनेक्शन में, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स के लिए भी हैं जो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फिर उससे अगली कैटेगरी जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं, जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं, पोटेंशियल एक्सपोर्टर हैं, प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स हैं, कल को उनको हमने एक्सपोर्ट नेटवर्क में लेके आना है, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं आपको कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो खास तौर पे मैं कहता हूं इसका चंक कितना मेजर अवेलेबल है। हमारे जो पूरी पाकिस्तान में जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे कंट्री में GDP ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे कंट्री की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसका 90% SMEs है। यानी कि आप ये समझ लें कि अगर हमारे कंट्री में 4 मिलियन इकोनॉमिक यूनिट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज, और उनका जो अल्टीमेटली GDP में कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें 90% वो हैं
जो कि SMEs हैं। इसका मतलब ये हुआ कि SMEs having a major chunk of the economic units, तो उनको तो सपोर्ट हमने जरूर करना है। फिर वो SMEs जो एक्सपोर्टर नहीं है, उनको हमने एक्सपोर्ट नेटवर्क में लेके आना है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में अपना रोल प्ले कर सकें, और उनमें पोटेंशियल भी है, उनमें स्किल भी है, उनमें एक्सपोजर लेने के लिए भी उनमें फैसिलिटीज भी हैं। जस्ट उनको हमने सपोर्ट करना है और बैंकिंग चैनल के थ्रू सपोर्ट करना है। स्टेट बैंक की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सारी बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होती हैं। तो मैं फिर इसको पॉइंट पे वापस लेके आना चाहता हूं कि हमारी कंट्री का जो GDP है उसमें 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी SMEs की वजह से है, 10% जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट की वजह से है। तो इसका मतलब है अब कॉर्पोरेट क्लाइंट हो या SMEs हो, SMEs, कॉर्पोरेट क्लाइंट और ये सारे एक्सपोर्टर हो प्लस नॉन एक्सपोर्टर, उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे इन स्कीम्स के थ्रू। अब मैं स्कीम्स के हवाले से आपको वन बाय वन थोड़ा सा उसका सैलेंट फीचर्स आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके साथ एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, वो ये है कि SMEs को स्टेट बैंक किस तरह डिफाइन करता है। कुछ लोगों को इसकी डेफिनेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के प्लेटफॉर्म से अगर उसको डिफाइन किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा बैंकों के लिए भी हेल्पफुल होता है और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। और TDAP के दोस्त बैठे हैं, एक्सपोर्ट्स के हमारे दोस्त बैठे हैं, कस्टम से दोस्त बैठे हुए हैं, तो उन सब के लिए मैं जरा शेयर कर दूं। SMEs को स्टेट बैंक जो है वो दो कैटेगरी में डिफाइन करता है। SMEs में स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं और मीडियम एंटरप्राइजेस भी। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें प्रोप्राइटरशिप भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोई भी हो। स्मॉल एंटरप्राइजेस इज अ सॉर्ट ऑफ एंटिटी, ऐसी इकोनॉमिक एंटिटी है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो 50 तक हो, 1 से लेकर 50 तक अगर एम्प्लॉइज हों किसी भी एंटिटी के, किसी भी इकोनॉमिक यूनिट के, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस होगी। और उसमें जो एनुअल सेल्स टर्नओवर है वो 150 मिलियन तक का होना चाहिए। ये स्मॉल एंटरप्राइजेस है। सपोज एक जनरल स्टोर है, एक फोटोकॉपी मशीन पे बंदा बैठा हुआ है, एक मेडिकल स्टोर चला रहा है या कोई एक जनरल स्टोर चला रहा है, उसमें 1 या 2 उसने एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो सेल करते हैं या व्हाट्सएवर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस है। अब आ जाते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ। मीडियम एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयज की तादाद जो है वो 51 से लेकर 300 तक है। पहले ये 250 थे, अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने अपने प्रूडेंशियल रेगुलेशन में इसको रिवाइज किया। अब मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो 51 एम्प्लॉइज से लेकर 300 एम्प्लॉइज तक होंगे, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। अब इस मीडियम एंटरप्राइजेस में सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ सकती है, पार्टनरशिप भी आ सकती है, कंपनी भी आ सकती है। तो एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एंटिटी, ऐसा यूनिट जिसमें एम्प्लॉइज की तादाद जो है वो 300 तक हो, that would be termed as medium enterprise. और उसका जो एनुअल सेल्स टर्नओवर है that should be 1200 million. Previously it was 800 million. अब ये 1200 million स्टेट बैंक ने रिवाइज कर दिया है, तो ये मीडियम एंटरप्राइज होगा। तो अगर हम इसको दोनों को ब्रैकेट करें, दोनों को ज्वाइंट कर लें, तो SMEs are the economic units which are having maximum number of employees up to 300 and maximum annual sales turnover up to 1200 million. ये है जी SMEs की डेफिनेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं SMEs का जो वर्किंग सिनेरियो है या डिफरेंट कैटेगरीज उनकी जो सर्विसेज वो प्रोड्यूस करते हैं वो है। तो अब उन स्कीम्स में हमने किस तरह डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने कवर किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम्स हैं स्टेट बैंक की तरफ से, उन सब का एक तो सबसे बड़ा कह लें कि ट्रेडमार्क समझ लें आप, या एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें, वो ये है कि जितनी भी हमारी स्टेट बैंक की स्कीम्स हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपोर्टर्स, ऑल हैविंग मैक्सिमम मार्कअप इज 6%। किसी स्कीम का जो मार्कअप रेट है वो 3% है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 6 है। तो मैक्सिमम मार्कअप रेट जो है स्टेट बैंक की स्कीम्स का वो 6% है, इससे ज्यादा नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सारे का सारा फाइनेंस जो है 100% उसमें फाइनेंसिंग जो होगी वो स्टेट बैंक की तरफ से होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एंड यूजर है, जो एक्सपोर्टर है, जो बोरोअर है,
जो एसएमई है या कॉर्पोरेट क्लाइंट है जिसने फाइनेंसिंग अवेल करनी है, उसका रेट तो 6 से ज्यादा नहीं होगा। However, जो 6% उस पे एंड यूजर से अर्निंग आएगी, कस्टमर से हम अर्निंग करेंगे उस फाइनेंस के ऊपर, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कमर्शियल बैंक का है। 4%, 5%, 3%, यानी कि उस 6% में से स्कीम टू स्कीम वेरी करता है कि बैंक का पोर्शन कितना है। कुछ स्कीम्स में तो ऐसा है कि फर्स्ट करें उसका मार्कअप रेट फाइनल जो है वो 5% है फॉर द एंड यूजर, फॉर द बोरोअर, फॉर द एक्सपोर्टर, वो 5 का 5 ही बैंक को चला जाएगा, स्टेट बैंक का उसमें कुछ नहीं होगा। ऐसी भी स्कीम्स आएंगी, मैं आपसे शेयर करूंगा आगे जाके। तो नटशेल ये हो गया। अगर इसमें इसको कंक्लूड करूं, सम अप करूं 3-4 पॉइंटों को, तो वो ये है कि मैक्सिमम मार्कअप रेट 6%, 100% फाइनेंसिंग फ्रॉम स्टेट बैंक, एंड थर्ड इज द बैंकिंग चैनल विल बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंस टू द क्लाइंट। देखिए, हम बैंक्स के थ्रू ही फाइनेंस कर सकते हैं। स्टेट बैंक का जो एक्ट है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम कस्टमर को, क्लाइंट को, एंड यूजर को डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। बैंकिंग चैनल विल बी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एक्सटेंडिंग फाइनेंस। अच्छा, इन स्कीम्स का नाम हमने रीफाइनेंस रखा है। मतलब इसका ये है कि पहले बैंक जो है वो कस्टमर को, क्लाइंट को फाइनेंस कर देता है, उसके बाद हमसे वो रीफाइनेंस क्लेम करता है, इसलिए इसका नाम रीफाइनेंस है। 100% फाइनेंसिंग वुड बी फ्रॉम द स्टेट बैंक साइड। अच्छा जी, अब आपको मैंने थोड़ा सा ये आइडिया दे दिया कि एसएमईज की डेफिनेशन क्या है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स क्या हैं, एक्सपोर्टर्स क्या हैं, सारी जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनका मैक्सिमम मार्कअप रेट क्या है, फाइनेंसिंग किस तरह होगी, चैनल कौन सा यूज होगा। तो बैंकिंग चैनल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन एक्सटेंडिंग ऑल दी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज टू द एक्सपोर्टर्स। अब मैं वन बाय वन आपको ब्रीफली थोड़ा सा फीचर्स बताता हूँ स्कीम वाइज। देखिए, कोई भी एसएमईज यूनिट ऐसे जिनको अपने एग्जिस्टिंग यूनिट में कोई अपग्रेडेशन करनी है, बीएमआर लॉन्च करना है, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, जो हमारी एक टेक्निक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके हवाले से हम अगर कोई अपडेट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना चाहते हैं उससे, तो उसके लिए हमारी ये स्कीम है जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूनिट्स। अब मॉडर्नाइजेशन में आप बैलेंसिंग के लिए भी मशीनरी मंगवा सकते हैं, मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट्स को आप अपग्रेड करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, उनका प्रोडक्शन लेवल इंप्रूव करने के लिए, अगर आप समझते हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, तो यू कैन हैव दिस सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक तो ये इसका एक डायमेंशन की ये होगी। दूसरी डायमेंशन, अगर आप कोई नया यूनिट लगाना चाहते हैं, आप नया यूनिट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिस पे नई मशीनरी लगाना चाहते हैं, नया यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई अपडेटेड या मॉडर्न या जो लेटेस्ट मशीनरी है वो इक्विपमेंट ला के आप उसको यूनिट को डेवलप करना चाहते हैं, तब भी आप ये मॉडर्नाइजेशन की ऑफ एसएमईज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसमें यह है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा कितनी अमाउंट आपको चाहिए। इसमें काफी हैवी अमाउंट तक के प्रोजेक्ट, 1 बिलियन तक के प्रोजेक्ट के लिए भी हम आपको फाइनेंस कर सकते हैं। तो एक्सपोर्टर्स एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर जो नहीं है, मैंने इस आज के टेडैप के जो सेमिनार में ज्वाइन करने में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा कंसर्न था, जो मैं इंटरेस्टेड था, कि एक्सपोर्टर्स को तो काफी हद तक इसके हवाले से पता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता था कि इसमें पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स जो अभी एक्सपोर्टर नहीं है लेकिन उनमें पोटेंशियल है, या प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर जो बनना चाहते हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं चाहता था उन तक ये मैसेज जरूर जाए आज का कि हमारी जो स्टेट बैंक की स्कीम्स हैं वो फ्रेश, न्यू या पोटेंशियल जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो एनी सॉर्ट ऑफ यूनिट आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं नया, या एग्जिस्टिंग को आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो you can have this facility from State Bank of Pakistan. You will have to apply to the bank asking for having finance under the State Bank modernization scheme. उसमें बैंक्स क्या करते हैं, आपकी वो ड्यू डिलिजेंस के हवाले से उन्होंने सारी आपकी मॉनिटरिंग के हवाले से पहले प्री रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है
बैंक्स ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको फाइनेंस दे देना है, उसके बाद उसने स्टेट बैंक से रीफाइनेंस क्लेम करना है। तो ये सिंपल मैंने आपको ये बताया कि आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स को मॉडर्नाइज करना हो या नया यूनिट एस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए ये आप फैसिलिटी जो है अवेल कर सकते हैं। अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। पहली तो ये कि एक्सपोर्टर्स और एग्जिस्टिंग यूनिट को मॉडर्नाइज करना, दूसरा एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर बट नया यूनिट लगाना चाहते हैं, दो, तीसरा प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स, फ्रेश एक्सपोर्टर्स, न्यू एक्सपोर्टर जो एंटर होना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि तीन तरह के जो हमारे सेक्टर्स हैं, तीन तरह के हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, दोज कैन बी इजीली अकोमोडेटेड अंडर दिस स्कीम। और ये बड़ी वास्ट वेल एक्सेप्टेड स्कीम है और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। ये है हमारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिट्स के हवाले से स्टेट बैंक की स्कीम। इसका जो मैक्सिमम मार्कअप रेट है वो 6% है, जिसमें 4% जो है वो बैंक का होगा, 2% हमारा स्टेट बैंक का होगा और 100% फाइनेंसिंग स्टेट बैंक की तरफ से होगी। अच्छा, फर्दर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और भी है, वो ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको पूरी करने के बाद स्टेट बैंक जो है फाइनेंस कर देगा। अच्छा, मैक्सिमम इसमें जो टर्न अराउंड टाइम है जो बैंक लेंगे आपको फाइनेंस करने के लिए, दैट इज 25 वर्किंग डेज, यानी कि विद इन 25 वर्किंग डेज बैंक्स आपको इसका फेट बता देंगे कि आपका केस अप्रूव हो गया या डिसअप्रूव हो गया। अगर डिसअप्रूव है, डिक्लाइन हुआ है, तो उसकी वो रीजंस आपको बताएंगे, लॉजिक्स बताएंगे कि ड्यू टू दिस रीजंस आपका केस जो है वो डिक्लाइन हुआ है। यू शुड हैव वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजंस ऑफ डिक्लाइन। अगर आप समझते हैं कि वो जजमेंट जो है वो सही नहीं है या वो डिक्लाइन जो है ऑन द लॉजिकल बेसिस पे नहीं किया गया, यू कैन अप्रोच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप स्टेट बैंक को अप्रोच करें कि जी हमारा ये केस था, जेन्युइन केस था, हमारी फॉर्मेलिटी सारी पूरी है, हम इसमें फॉल करते हैं, बट बैंक हैज डिक्लाइन। तो विल आल्सो टेक अप दैट मैटर विद कंसर्न बैंक कि व्हाई यू हैव डिक्लाइंड द केस, हमें इसको सेटिस्फाई करें। अगर वो लॉजिकल होंगी तो वेल एंड गुड, अगर लॉजिकल नहीं होंगी तो उसको हम दोबारा फिर रिकंसिडरेशन के लिए लेंगे। तो इसको अगर मैं पहली स्कीम को अगर क्लोज करूं तो ये है कि मैक्सिमम मार्केट रेट 6%, 4% बैंक का, 2% स्टेट बैंक का, 100% फाइनेंसिंग फ्रॉम स्टेट बैंक। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी जो है वो सारी की सारी एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट, बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। उसके बाद बैंक हमसे जो है वो रीफाइनेंस क्लेम करेगा और इसमें 6 मंथ्स का इसमें ग्रेस पीरियड भी होता है, यानी कि जो भी फाइनेंसिंग आप अवेल करेंगे उसमें जो ग्रेस पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। ग्रेस पीरियड से मुराद मेरी ये है कि जो रीपेमेंट स्केड्यूल बनेगा उसमें पहले 6 महीने आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे। ये आपके चॉइस के ऊपर है, आपको ऑप्शन दी जाएगी, अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो एज पर एग्रीड आपका रीपेमेंट स्केड्यूल जो है वो बन जाएगा। तो दिस इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिट्स, ये हमारी पहली स्कीम है और वेल एक्सेप्टेड है। आप इसके ब्रोशर भी अवेलेबल हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, बैंकों को भी हमने कम्युनिकेट किया हुआ है। आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं और उनसे आप ये जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद आ जाती है LTFF, हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इसमें यह है कि जो कोई भी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो मेगा प्रोजेक्ट है आपका, जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है, दिस इज एक्चुअली द वर्ड इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जो एक्सपोर्टर लगाना चाहता है और उसमें एक्सक्लूसिवली वो एक्सपोर्ट करेगा। उसकी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि उसकी एनुअल सेल्स टर्नओवर कितना होगा, फॉरेक्स कितना, वो कितने फॉरेक्स एक्सपोर्ट कर सकता हो, वो सारी इवैल्यूएशन जो वो बैंक करेगा और बैंक हमें बताएगा। इसमें ये होता है कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या लोकली मैन्युफैक्चर्ड परचेज करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इसमें कि आप चाहे इंपोर्ट कर लें चाहे लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो है वो परचेज कर लें। तो ये फैसिलिटी हमारी जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द परचेज ऑफ इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी और लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी। तो ये वो प्रोजेक्ट है। इसमें 10 to 12 ईयर का हमारा ये प्रोजेक्ट होता है।
फाइनेंसिंग होती है और इसमें यह है कि 5 बिलियन तक का जो है वो 5 अरब तक का प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो अकॉर्डिंगली एज पर बैंक्स ओन क्रेडिट पॉलिसी होंगी। मेन फीचर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके ये होंगे कि जो भी मशीनरी आप इंपोर्ट करेंगे उसकी जो कॉस्ट एंड फ्रेट है, कॉस्ट एंड फ्रेट, उसका किराया और उसकी कॉस्ट, वो दोनों के दोनों फाइनेंस होंगे, वो 100% फाइनेंस होंगे। सपोज एक मशीनरी जो है वो 1 बिलियन की है और उस पर 0.5 मिलियन उसका फ्रेट है, तो ये 1.05 बिलियन हो गई, 1.05 बिलियन। ये सारे का सारा जो है वो स्टेट बैंक फाइनेंस करेगा। तरीका क्या होगा, ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, एलसी है, उसमें एग्रीमेंट है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स हैं, उसके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक आपको बताएगा कि जी ये आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और केस लेके आप आ जाइए हमारे पास। बैंक उसको इवैल्यूएट करेगा एंड विद इन 25 वर्किंग डेज फेड विल बी कम्युनिकेटेड टू यू कि जी ये इसके ऑब्जेक्शंस हैं या ये इसमें इश्यूज हैं या ये अप्रूव्ड है या डिक्लाइन है, व्हाटसोएवर द सिचुएशन वुड बी, वो आपसे शेयर करेंगे और उसका फेड आपको बताएंगे। जब फाइनेंस आपको एक्सटेंड हो जाएगा उसके बाद फिर बैंक हमसे रीफाइनेंस क्लेम करेगा, हम 100% उसको रीफाइनेंस दे देंगे। रीपेमेंट स्केड्यूल बनेगा। रीपेमेंट स्केड्यूल इसमें बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि इसमें जो ग्रेस पीरियड है दैट इज ऑफ 2 इयर्स। इसमें जो ग्रेस पीरियड है वो 2 साल का है, यानी कि फर्स्ट 2 इयर्स यू विल नॉट बी मेकिंग एनी रीपेमेंट। आप 2 साल का ग्रेस पीरियड अवेल कर सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, साल का भी ले सकते हैं। मैक्सिमम जो ग्रेस पीरियड है वो 2 इयर्स है। इसका जो प्लान है वो 10 ईयर का ये प्रोजेक्ट होता है, 10 ईयर का ये आप इसमें अवेल कर सकते हैं। और इसमें भी जो मैक्सिमम मार्कअप रेट है, इंटरेस्टिंग बात मैंने पहले स्टार्ट में ओपनिंग वर्ड्स में शेयर किया आपसे कि मैक्सिमम मार्कअप रेट 6% हो, उसमें 1%, 2%, 3% व्हाटसोएवर द रेशियो इज देयर वुड बी, वो एक अलग, वो बैंक और स्टेट बैंक के दरमियान है। इसका जो एंड यूजर रेट है जो बोरोर को होगा वो 6% है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सपोर्टर्स को, कुछ क्लाइंट्स को कंफ्यूजन आ जाती है कि जी बैंक स्काइबर प्लस स्प्रेड वगैरह हमें चार्ज करते हैं, वो तो नहीं इसमें इन्वॉल्व होगा। इसमें कोई इस तरह की चीज इन्वॉल्व नहीं होगी, ना काइबर का तल्लक है ना स्प्रेड का तल्लक है। इसमें जो मार्कअप रेट स्टेट बैंक ने स्कीम में रख दिया, अब देखिए मैंने पहली स्कीम आपसे शेयर की, उसका मैक्सिमम मार्कअप रेट 6% है। LTFF है, इसमें मैक्सिमम मार्कअप रेट 6% है। यही 6%, यही एंड यूजर को चार्ज होगा। इसके अलावा कोई स्प्रेड, कोई काइबर, कोई चीज और शेयर जो उसको चार्ज नहीं होगी। मार्कअप रेट 6% होगा। तो ये हमारा LTFF फैसिलिटी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इसमें एक्सपोर्टर भी आ सकते हैं, नॉन एक्सपोर्टर भी आ सकते हैं, SME भी आ सकते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट भी आ सकते हैं, यानी कि ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स होल्डर, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, मीडियम एंटरप्राइजेज है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, एक्सपोर्टर है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है या पोटेंशियल एक्सपोर्टर है, फ्रेश है, न्यू है, वो बनना चाहता है, वो इस नेटवर्क में आना चाहता है, तो ऑल दीज वुड बी वेलकम्ड बाय स्टेट बैंक, बाय बैंक्स एज वेल। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी आपको एज पर बैंक्स ओन क्रेडिट पॉलिसी पूरी करनी होगी, बिकॉज ऑल द रिस्क विल बी बोर्न बाय द बैंक्स। क्योंकि बैंक्स को हमने उस फाइनेंसिंग के ऊपर 4%, 5% इसलिए दे रहे हैं उनको हम कि वो सारा फैसिलिटेट करेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, सारी रिस्क रिलेटेड फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, क्रेडिट की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करेंगे, मॉनिटरिंग उन्होंने करनी है, ड्यू डिलिजेंस उन्होंने इंश्योर करनी है। ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो बैंक्स के ऊपर है, बिकॉज वो चूंकि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है बैंक के साथ, एक रिलेशनशिप होता है, तो दैट वुड बी इजी फॉर देम। लेकिन स्टेट बैंक जो है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक हम उसको फाइनेंस करेंगे। तो ये है हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अब थर्ड इज फाइनेंसिंग फैसिलिटी अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि ये एग्रीकल्चर जो है वो अपने प्रोड्यूस को, वीट है, कॉटन है, राइस है, पेरिशेबल गुड्स है, नॉन पेरिशेबल गुड्स है, whatsoever the goods they are producing, so they can have this facility। ये क्या है? इसमें ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोरेज के, स्टोरेज के उनके इश्यूज हैं, उनके पास साइलोज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, उनको उसको स्टोर करने के लिए सपोर्ट चाहिए। जाहिर है एट द टाइम यू आर नॉट हैविंग बायर्स,
आपके पास नहीं होते तो आप उसको कहाँ रखें, उसको सेव करें। तो इसके लिए स्टेट बैंक की फैसिलिटी है फाइनेंसिंग फैसिलिटी अगेंस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आप शेड बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं। इसमें भी जो मैक्सिमम मार्कअप रेट है वो 6% है। मैक्सिमम मार्कअप रेट 6% और 100% फाइनेंसिंग स्टेट बैंक की तरफ से होती है। अब देखिए, आपने शुरू से गौर किया होगा कि मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हो, बैलेंसिंग करने जा रहे हो, रिप्लेसमेंट करने जा रहे हो, नया यूनिट लगाने जा रहे हो, पुराने यूनिट को अपडेट करना चाह रहे हो, एक्सपोर्टर हो, नॉन एक्सपोर्टर हो, वो भी अकोमोडेट हो रहे हैं। फिर जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है, जो बिग प्रोजेक्ट है, जिनके जो मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके प्रोजेक्ट बड़े हैं, 5 बिलियन तक की मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो छोटे यूनिट्स के लिए नहीं है, बड़े क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो वो भी बाहर से अवेलेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर्स भी आ गए। अब इसके बाद जो है हमारी इसके साथ पैरेलल एक फैसिलिटी चल रही है जिसको हम टर्फ कहते हैं, TERF, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये कोविड के सिनेरियो में स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई है, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये अभी जो मैंने आपको डिटेल बताई LTFF की, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये वही है, ये वही स्कीम है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। वो किस लिए थी? वो थी प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करनी है आपने बाहर से, 12 साल के लिए वो लोन था, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी वो। ये टर्फ जो है, ये टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी है। इसमें इंटरेस्टिंग बात बड़ी जबरदस्त है, वो ये है, एक तो इसका मार्कअप रेट 5%, दूसरा ये है कि ये एक्सपोर्टर भी वेल कर सकते हैं, नॉन एक्सपोर्टर भी वेल कर सकते हैं। इसमें स्पेशली नॉन एक्सपोर्टर वो वेल कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्टर्स के लिए है। ये याद रखिएगा पॉइंट, एक मैं आपको बताना शायद स्किप कर गया कि जो LTFF फैसिलिटी है हमारी है, जो पहले मैंने प्रीवियसली शेयर की, वो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्टर्स के लिए है। चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइज एक्सपोर्टर हो, चाहे वो मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्टर हो, या वो कॉर्पोरेट क्लाइंट एक्सपोर्टर हो, वो एक्सपोर्टर होना जरूरी है, वो एक्सपोर्ट करेगा। बिकॉज उस स्कीम के फीचर्स में ये लिखा हुआ है कि एनुअल सेल्स टर्नओवर आपका इतना होना चाहिए, या इतनी एक्सपोर्ट्स के जरिए आप फॉरेक्स लेके आएंगे कंट्री में, उसकी रिक्वायरमेंट में। लेकिन ये जो टर्फ है, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये एक्सपोर्टर भी ले सकते हैं, नॉन एक्सपोर्टर भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी करते, नहीं भी करना चाहते, इवन देन ये आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसके बाकी फीचर्स सारे वैसे के वैसे ही। 12 ईयर का प्रोजेक्ट है, 2 ईयर इसमें ग्रेस पीरियड है, मैक्सिमम मार्कअप रेट इसका 5% है, इसमें मैक्सिमम मार्कअप 5% है, और एंड यूजर के लिए इसमें कोई काइबर, कोई स्प्रेड ऐड नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि ये कोविड के सिनेरियो में लॉन्च हुआ, ये मार्च 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई, और ये मार्च 21 में स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि आपने अगर मशीनरी इंपोर्ट करनी है, अगर आपने LC खुलवानी है, या लोकली मैन्युफैक्चर्ड मशीनरी परचेज करनी है, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो इस साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। देखिए, आज 4 दिसंबर है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने और रह गए हैं, दिसंबर है। ये यानी कि इस स्कीम को खत्म होने में सिर्फ 4 महीने रह गए। इस 4 महीनों के अंदर अंदर अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, LC खुलवा लेते हैं बाहर से, या लोकली मैन्युफैक्चर्ड मशीनरी के लिए किसी भी आप फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं इस 4 महीने के अंदर अंदर, तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इस फैसिलिटी का एज ये है, जो मैंने पहले आपसे शेयर किया, कि ये नॉन एक्सपोर्टर्स के लिए भी है, जो फ्रेश है वो भी है, लेकिन जो LTFF है वो सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसमें ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट आ जाते हैं। इसमें कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज भी आ सकते हैं, मीडियम एंटरप्राइज भी आ सकते हैं, और नॉन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर्स के लिए भी, नॉन एक्सपोर्टर्स के लिए भी है। तो ये फैसिलिटी जो है आप 31 मार्च से पहले पहले अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग वो ये है कि अभी देखें 4 महीने रह गए, हो सकता कुछ दोस्तों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने LC इससे पहले खोली, जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो आज सुन रहे हैं कि ये टर्फ जो है टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंसिबिलिटी का आज में पता चल रहा है। फर्स्ट करो कि महीना पहले LC खुली है, ये 2 महीने पहले LC खुली है, यानी कि आज की डेट से पहले LC खुल चुकी है। दे कैन आल्सो अवेल, अगर वो LC मैच्योर नहीं हुई, अभी मटेरियलाइज नहीं हुई, अभी वो आपने माल मंगवाया नहीं है,
अभी कंट्री में वो आया नहीं है, एलसी पीछे खुल चुकी है, वो भी अकोमोडेट हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि मार्च 2020 से लेकर अब तक, आज की डेट तक, अगर कोई एलसीज खुली हैं और वो मैच्योर नहीं हुई, रियलाइज नहीं हुई, तो वो भी ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और आज की डेट के बाद जो एलसी खुलवाएंगे वो भी इसमें फॉल करते हैं। अच्छा, एक और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये सर्कुलर इशू हुआ था 17 मार्च को 2020 को। अगर उससे पहले कोई एलसी खुली, उससे भी पहले, यानी कि स्कीम लॉन्च होने से पहले अगर कोई एलसी खुली लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई, वो भी एंटरटेन हो जाएगी। यानी कि इसकी 3 डायमेंशंस हो गई। सर्कुलर इशू होने से पहले जो एलसी खुली या एग्रीमेंट हुए लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुए, मटीरियलाइज नहीं हुए, वो भी वेल कर सकते हैं। फिर मार्च 2020 के बाद एलसी खुली, वो भी अकोमोडेट हो सकते हैं। जो आज की डेट के बाद खुलेंगी वो भी अकोमोडेट हो सकते हैं। 31 मार्च से पहले पहले या तो एलसी खुली होनी चाहिए या अभी मैच्योर ना हुई हो, तो वो इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। ये हमारी टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी है जो दोनों के लिए है। इसका मैक्सिमम मार्कअप रेट 5% है और बाकी सारे फीचर एज इट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी वाले हैं। अब इसके बाद मैं आगे जाता हूं। एक और स्कीम है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर प्लांट आप लगाना चाहते हैं, आपके पास सेकंड ऑप्शन है फॉर द सेक ऑफ हैविंग इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फॉर योर प्रोजेक्ट्स। जो भी आपके प्रोजेक्ट है, चाहे स्मॉल एंटरप्राइजर है, चाहे मीडियम एंटरप्राइजर है, चाहे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, वेदर यू आर एक्सपोर्टर और वेदर यू आर नॉट एक्सपोर्टर, दोनों के लिए है जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट, सोलर एनर्जी के लिए आप ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। इसमें 1 बिलियन तक, उससे भी अबव तक, इसकी 3 कैटेगरी हमने बनाई हुई हैं जो कि फीचर्स स्कीम के सारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप जिस रिन्यूएबल एनर्जी वाली स्कीम में जाइएगा, एसपीपी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। बैंकों के पास भी इसकी डिटेल है। हमारा स्टेट बैंक फैसलाबाद में इसके लिए फैसिलिटेशन डेस्क है प्रॉपर, हमारा एक्सेस टू फाइनेंस यूनिट है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है। दोनों इसमें आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। ये स्कीम आप अवेल कर सकते हैं। और फर्दर इसमें यह है कि आप एग्रीमेंट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम मार्कअप रेट वो 6% है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट का जो है वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं, डोमेस्टिक के लिए भी आप ये अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी अगर कमर्शियल एंटिटी है और उनके डायरेक्टर्स हैं या कोई और ऐसा सिनेरियो है, आप अपने पर्सनल डोमेस्टिक जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज हैं उसके वाले से आप रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं और सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी एज वेल। तो ये है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, इसके साथ हमारा एक और बड़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योर रीफाइनेंस फैसिलिटी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, विमेन एंटरप्रेन्योर से मुराद मेरी ये है एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, चाहे मीडियम एंटरप्राइजेज है, चाहे कॉर्पोरेट है, व्हाट्सएवर द विमेन एंटरप्रेन्योर, चाहे वो, लेकिन उसकी ओनरशिप विमेन के पास होनी चाहिए। उसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है, चाहे वो विमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करे या सर्विसेज दे, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है, वेदर इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, वेदर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों ही इसमें कॉमन हो सकते हैं। यानी कि एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑपरेशंस के लिए, अगर कोई विमेन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ स्किल, चाहे वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहती है, चाहे वो कोई टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहती है, चाहे कोई वो कह लें कि बिजनेस करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनर के तौर पर है, इन टर्म्स ऑफ बुटीक्स के हवाले से है, स्टिचिंग के हवाले से है, निटिंग के हवाले से है, पैकेजिंग के हवाले से है, वीविंग के हवाले से है, ब्रांडिंग के हवाले से है, डिजाइनिंग के हवाले से है, व्हाट्सएवर द बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस जो कोई भी विमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो करना चाहे, तो दे कैन हैव दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हम स्टेट बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें जो मैक्सिमम मार्कअप रेट है वो 5%, ओनली 5%। नो काइबर इज इन्वॉल्व, नो स्प्रेड इज इन्वॉल्व, जस्ट 5% मार्कअप वुड बी चार्ज टू दैट विमेन एंटरप्रेन्योर। और मजे की बात ये है
कि 5 का 5 ही बैंक का होगा, स्टेट बैंक उसमें 1% भी नहीं लेगा। स्टेट बैंक ने इतना फैसिलिटेट किया है, बैंक को भी साथ सपोर्ट किया और विमेन एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट किया। एक तो 5% मार्कअप रखा और सेकंड ये कि सारे का सारा जो उसके ऊपर अर्निंग आएगी, जो भी उसमें मार्कअप अर्न किया जाएगा, वो सारे का सारा बैंक को दिया जाएगा। बैंक ने फैसिलिटेट करना है वुमेन एंटरप्रेन्योर को। अच्छा, मजे की बात ये है कि पहले हमने जब स्कीम लॉन्च की तो इसका जो मैक्सिमम अवेलेबल फाइनेंसिंग लोन था वो था 1.5 मिलियन, 15 लाख। अब हमने इसको रिवाइज कर दिया है, नो इट इज 5 मिलियन, 50 लाख तक का लोन आप ले सकती हैं। कोई भी विमेन एंटरप्रेन्योर किसी तरह की भी उनके पास अगर स्किल है तो वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। 50 लाख तक की अमाउंट है, 5% इसका मार्कअप है और 5 ईयर इसका टेन्योर है, 5 साल के लिए लोन होगा। और मजे की बात यह है कि इसमें 6 मंथ्स का कुशन पीरियड है, ग्रेस पीरियड है फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग रीपेमेंट्स, यानी कि पहले 6 महीने आप इसकी कोई मार्कअप पेमेंट नहीं करेंगे, आप इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। तो ये हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए फैसिलिटी है। और आप लोग बड़े हैरान होंगे और खुश होंगे कि स्टेट बैंक फैसलाबाद ने विमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इतना अच्छा काम किया है कि पूरे पाकिस्तान में स्टेट बैंक फैसलाबाद ने फर्स्ट पोजीशन ली है फाइनेंसिंग के हवाले से, विमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से। यानी कि इतना इसको हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई, इसकी हमने विमेन चैम्बर के साथ भी काम किया, बैंकों के साथ भी काम किया, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किए। तो विमेन एंटरप्रेन्योर, अब इसमें एक्सपोर्टर भी शामिल हैं, ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो एक्सपोर्ट्स करती हैं वो भी इसमें शामिल है, जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसा यूनिट, अच्छा देखें, मजे की बात ये है कि आप एग्जिस्टिंग यूनिट चला रही हैं, कोई भी विमेन एंटरप्रेन्योर, कोई एग्जिस्टिंग उसका यूनिट है, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें रखी हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई अकेडमी है, कोई स्टिचिंग यूनिट है, उसने अपनी एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अपग्रेड भी कर सकती हैं और नया यूनिट भी लगा सकती हैं। अच्छा, चाहे वो एक्सपोर्ट करती हैं चाहे एक्सपोर्ट नहीं करती, दोनों इसमें अकोमोडेट की जा सकती हैं। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज वेरी गुड स्कीम, तो स्पेशली टू फैसिलिटेट, टू मोटिवेट, टू एनकरेज द विमेन एंटरप्रेन्योर्स कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और 5 मिलियन, 50 लाख तक वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकती हैं। एंड यू विल बी प्लीज टू नो एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड एज वेल कि फैसलाबाद स्टेट बैंक ने पूरे पाकिस्तान को टॉप किया है विमेन एंटरप्रेन्योर में। अब देखें, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, हैदराबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, बड़े बड़े सिटीज हैं जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर बहुत काम कर रही हैं। लेकिन स्टेट बैंक फैसलाबाद में सबसे ज्यादा इसमें फाइनेंसिंग हमने की है। मोर देन 120 एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश हुई हैं, मोर देन 100। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस फैसिलिटी को कितना अवेल किया जा रहा है और फर्दर भी आप इसको ट्रांसमिट करें, आगे डिसेमिनेट करें टू दोज पर्सनल्स, टू दोज विमेन जो बिजनेस विमेन हैं और वो नया यूनिट लगाना चाहती हैं या एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव करना चाहती हैं। ये थी ये हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से स्कीम। अब इसके अलावा एक और हमारी फैसिलिटी है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो कि 1 ईयर का प्लान होता है, जिसका रनिंग फाइनेंस, कैश फाइनेंस बैंक देते हैं। दिस इज फॉर द सेक ऑफ योर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, फॉर 1 ईयर आप फाइनेंस अवेल करते हैं। एक लिमिट आपको बैंक दे देते हैं, कैश फाइनेंस की सूरत में, रनिंग फाइनेंस की सूरत में दे देते हैं। ऑलमोस्ट द सेम फैसिलिटी ऑफ दैट कैटेगरी, दिस इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ये भी 1 ईयर के लिए है, इसका मैक्सिमम मार्कअप रेट 5% है और ये 1 ईयर के लिए फैसिलिटी है। और मीडियम एंटरप्राइजेस भी अवेल कर सकते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस भी अवेल कर सकते हैं, एसएमई दोनों अवेल कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे वो एक्सपोर्टर हैं चाहे वो एक्सपोर्टर नहीं है, दोनों ही इसमें फॉल करेंगे। दोनों कैटेगरीज के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसमें जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको हम 25 मिलियन तक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ 1 साल के लिए। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 1 साल के लिए। और इसका जो टाइम पीरियड है 1 ईयर है और मार्कअप रेट इसका 5% है। दिस इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्टर्स एंड नॉन एक्सपोर्टर्स, बोथ, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। और ये भी बड़ी पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। एक चीज मैं स्किप कर गया, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था विमेन एंटरप्रेन्योर्स
विमेन एंटरप्रेन्योर्स में हमने जो स्कीम में वर्ड लिखा है उसके कोलेटरल के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, वो ये लिखा है कि बैंक्स विल प्रेफरेबली फाइनेंस दिस लोन टू द विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन पर्सनल गारंटी, कोई कोलेटरल नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, ऑन पर्सनल गारंटी, प्रेफरेबली देंगे। हमने उस पर प्रेफरेबली का वर्ड यूज किया है। बैंक्स एट देयर ओन डिसाइड कि वेदर दिस क्लाइंट शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड पर्सनल गारंटी और नॉट, और कोलेटरल और नॉट, ये वो असेस करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक्स पर्सनल गारंटी पे भी अकोमोडेट कर लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक पे भी अकोमोडेट कर लेते हैं, इंटेंजिबल सिक्योरिटी के ऊपर भी वो फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन दिस डिपेंड्स अपॉन बैंक्स ओन क्रेडिट पॉलिसी। अच्छा, इसके साथ हमने, चूंकि विमेन एंटरप्रेन्योर में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वो हैं जो न्यू हैं, जो बहुत सारे इसमें ना ऐसे लोग आए हैं, ऐसी विमेन आई हैं जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उनके पास सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं थी, तो स्टेट बैंक ने यहाँ उनको और फैसिलिटेट किया। हमारी स्कीम का जो नाम है वो है रीफाइनेंस एंड क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर। रीफाइनेंस यानी कि फाइनेंस भी हम करेंगे, दूसरा क्रेडिट गारंटी, हम क्रेडिट गारंटी कवर भी देंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर बैंक ने किसी विमेन एंटरप्रेन्योर को 10 लाख का लोन दिया और 10 लाख का 10 लाख ही डिफॉल्ट कर गया, सपोज करें 10 लाख ही डिफॉल्ट कर गया, उसमें 6 लाख स्टेट बैंक अपने पास से देगा और 4 लाख कमर्शियल बैंक देगा। मतलब ये कि 60% हमने क्रेडिट गारंटी कवर दे दिया विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, 60% क्रेडिट गारंटी कवर। अब उसका दूसरा एज, उसकी दूसरी साइड, उसका दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि जब विमेन एंटरप्रेन्योर किसी बैंक से फाइनेंस लेने जाए तो वो कहे जी मुझे 10 लाख चाहिए, बैंक उससे कहे जी लाए 10 लाख की सिक्योरिटी दें, तो स्टेट बैंक कहता है कि 60% उससे आप ना लें, वो हम चूंकि आपको क्रेडिट गारंटी कवर जो दे रहे हैं, आप अपनी 40% सिक्योरिटी पूरी कर दें। तो ये भी हमने विमेन एंटरप्रेन्योर को फर्दर फैसिलिटेट किया है कि उनकी सिक्योरिटी के इशू को भी हमने कम किया है। और उसके साथ साथ बैंक जो है वो भी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो उनसे इंटेंजिबल सिक्योरिटी लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक ले लेते हैं, या काउंटर गारंटी ले लेते हैं, सेकंड गारंटर ले लेते हैं, उनके फादर का, हस्बैंड का, ब्रदर का, या कोई भी साथ उनको कोलेटरल देना चाहे या सिक्योरिटी देना चाहे या गारंटी देना चाहे, तो उस तरह भी फैसिलिटेट वो बैंक कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमने ऑब्जर्व किया है कि विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो उनका डिफॉल्ट रेशियो बहुत ना होने के बराबर, बहुत ही मिनिमाइज है, तकरीबन ना होने के बराबर है। इसलिए ये पोर्टफोलियो बहुत लुक्रेटिव भी है, अट्रैक्टिव भी है, और बैंक्स इस तरह पे काफी अच्छी फाइनेंसिंग कर भी रहे हैं। तो इसके साथ अभी मैंने आपसे शेयर किया वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी आपको मैंने बताया। अब हमारी एक स्कीम है एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटी, जो कि 72 से ये स्कीम चल रही है, जिसको हम एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी कहते हैं, जिसका मार्कअप रेट 3% है, और ये एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्टर्स के लिए है। यानी कि इसमें जिस तरह आप लोग जानते होंगे एक्सपोर्टर जो ये अवेल कर रहे हैं, उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। पार्ट 1 में ये होता है कि जितनी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी आपने एक्सपोर्ट करनी है, उसी हिसाब से आपको फाइनेंस मिलेगा। सपोज आपने, इसमें 2 तरह की होती हैं अपना रीफाइनेंस फैसिलिटी, एक होती है प्री शिपमेंट, एक होती है पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट वो फैसिलिटी है कि आपने शिपमेंट से पहले आपको फाइनेंस चाहिए, आपके पास एलसी है, ऑर्डर है, इंपोर्टर ने आपसे मांगा है, आपने एक्सपोर्ट करना है, आपके पास एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, उस एलसी की बेस के ऊपर स्टेट बैंक से प्री शिपमेंट रीफाइनेंस ले सकते हैं। प्री शिपमेंट ये पार्ट 1 के अंदर आता है। प्री शिपमेंट से बाद है शिपमेंट से पहले, ये एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी है, जिसका मैक्सिमम मार्कअप रेट 3% है। इसमें एक पोस्ट शिपमेंट भी है। शिपमेंट के बाद, यानी कि आपने शिपमेंट कर ली, उसके बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आप पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आपने फर्ज करें $10 मिलियन की आपने एक्सपोर्ट की, तो आप $10 मिलियन की ही आप रीफाइनेंस फैसिलिटी स्टेट बैंक से ले सकते हैं कि जी मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूं, मुझे पैसे दे, ये मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ये मैंने एक्सपोर्ट किया है, ये कमर्शियल इनवॉइस है, ये शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ये चीजें मैंने शिप कर दी हुई हैं, ये मुझे आप इसकी जो है वो पोस्ट शिपमेंट रीफाइनेंस फैसिलिटी दें, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और इसमें पार्ट 2 एक है। पार्ट 2 में ये होता है कि जो भी आपने एक साल में पार्ट 1 के दौरान शिपमेंट्स की, एक्सपोर्ट आपने की, फॉरेक्स आया, उसकी बेस के ऊपर आपको पार्ट 2 की एक लिमिट अलॉट की जाती है। जिस तरह क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है कि जी ये आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, आप इतना यूज कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो एक आपको लिमिट दे दी जाती है।
तो वो पार्ट 2 के अंदर लिमिट आती है। लेकिन पार्ट 2 की जो लिमिट आप अवेल करते हैं उसके अगेंस्ट आपको अगले साल एक्सपोर्ट्स शिपमेंट शो करनी होती है, उसकी भी आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, फिर परफॉर्मेंस को हम एवेल्युएट करते हैं। मैक्सिमम मार्कअप रेट 3% है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी का। तो ब्रीफली अगर मैं सम अप करूं सारी चीजों को, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द यूनिट्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, अगर कोई मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, नया यूनिट लगाना चाहते हैं, स्टेट बैंक अवेलेबल है। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी में एक्सपोर्टर्स जो है वो मशीनरी प्लांट इंपोर्ट करना चाहते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्टेट बैंक अवेलेबल है। फिर ये जो आपके हैं जनरेटर्स वगैरह हैं, इनके लिए अगर आपको फैसिलिटी चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। फिर सोलर एनर्जी प्लांट अगर आपने लगाने हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर, वो भी स्कीम अवेलेबल है हमारे पास। फिर विमेन एंटरप्रेन्योर की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप उसको स्टोरेज के हवाले से आपके इश्यूज हैं वो भी अवेलेबल है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फैसिलिटी वो भी हमारे पास अवेलेबल है। टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी, टर्फ जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी EFS जो हमारी बड़ी पुरानी स्कीम चली आ रही है, कभी भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, 72 से चल रही है, तकरीबन 30 + 20 50 years have gone and still is in available for all sort of exporters, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्रीफ सा आपको आइडिया दिया है कि स्टेट बैंक की वो स्कीम जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हम एक्सपोर्टर्स को, नॉन एक्सपोर्टर्स को, पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को, प्रोस्पेक्टिव एक्सपोर्टर्स को, फ्रेश एक्सपोर्टर्स को, नए क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। ये सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे जाएं www.sbp.org.pk, इस पे आप जाएं, सारी स्कीम्स आपको वहां पे मिल जाएंगी, डिटेल उसके फीचर भी मिल जाएंगे, प्रोसेसिंग की मिल जाएंगी, कैटेगरीज मिल जाएंगी, सेक्टर्स मिल जाएंगे, पूरी आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। फर्दर आप बैंक किसी बैंक पे जाएं, बैंक के पास ऑलरेडी ये सर्कुलर अवेलेबल है, बैंकों को हमने ये शेयर किए हुए हैं और वो फाइनेंस कर भी रहे हैं। तीसरा चैनल हमारा स्टेट बैंक फैसलाबाद का हमारा फैसिलिटेशन डेस्क है, वहाँ पे हमारा एक्सेस टू फाइनेंस यूनिट भी है, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी है, वहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वो नंबर भी हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ जाके भी आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। फाइनेंसिंग के हवाले से किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आए, इश्यूज आए, बैंक्स आपको अकोमोडेट ना कर रहे हो, आपको कंप्लेंट करना चाहें, गाइडेंस लेना चाहें, हेल्प लेना चाहें, तो यू कैन अप्रोच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद और एनी स्टेट बैंक ऑफिस अक्रॉस द कंट्री, जो हमारे फील्ड ऑफिस अवेलेबल है, वहां आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे क्रॉस द कंट्री 16 फील्ड ऑफिस हैं। मैं आपको एक स्लाइड से आप बताता हूँ, कंक्लूड कर रहे हैं हम इसके ऊपर। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान, DI खान, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद, DI खान, नॉर्थ नाजाबाद, कराची, पेशावर, ये सारे हमारे वो स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिसर्स हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं और फर्दर गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। Fazlur Rahman sir, up to you now. If there is any sort of questions, I'm available. Sir, thank you sir for a very comprehensive and detailed presentation. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है उमैर हफीज साहब ने किया है, वो कह रहे हैं कि 50% एडवांस जो है मुझे कस्टमर से मिल चुका है और 50% क्या मैं फाइनेंस कर सकता हूँ फ्रॉम एनी बैंक फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस जितना आपको उनको मिला है उसकी बेस पे वो जो है वो फर्दर जो आगे उनके पास जो ऑर्डर है उसके लिए कर सकते हैं। देखिए जो एडवांस पेमेंट आ चुकी है उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस पेमेंट के लिए ये एक्सपोर्ट रिफाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो एडवांस कंट्री में पहले ही आ चुका उसके लिए नहीं है, ये जो फर्दर उसने एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए। राइट सर। अच्छा, माहिद मुनीर साहब का क्वेश्चन है, उसमें ये कि वो कहते हैं कि वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है पर वो इतनी कन्वीनियंट नहीं है कि वो समझ आ सके, कि उसे वो इजी नहीं है फॉर एक्सपोर्टर या फॉर न्यू बिजनेस जो है, वो टर्म्स जो है तो हमारे उसमें स्टेट बैंक अगर तो फैसला ये बेसिकली स्ट्रक्चरल इशू है तो अच्छा, अगर तो उनको अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इशू है तो हमारा स्टेट बैंक फैसलाबाद तशरीफ लाएं। हमारा एक्सेस टू फाइनेंस यूनिट भी है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट भी है, दोनों अवेलेबल हैं और उनके नंबर स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल भी हैं। वो वहां तशरीफ लाएं, हम उनको प्रॉपर गाइड भी कर देंगे हर लिहाज से, जो भी उनको चाहिए अंडरस्टैंडिंग के हवाले से या गाइडेंस, वो हम तैयार हैं उनको देने। सर थर्ड वन ये है, ये बेसिकली हमारी टीडीआर में भी इश्यूज आते हैं, बाद दफा एक्सपोर्टर्स आते हैं, वो बताते हैं कि बैंक्स में जाएं तो एक चीज जो थ्योरी में है वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, उन्हें हिकअप्स होते हैं, कोई इश्यूज आते हैं फॉर रीफाइनेंसिंग स्कीम्स
इस तरह की जो SPP जो स्कीम्स इशू करते हैं। सर ये अब मेरी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बारे में, और हम सब भी जानना चाहेंगे कि ये क्या ये गैप क्यों आ जाता है कि जो एक्सपोर्टर वो डिफिकल्टी क्यों फील करता है फॉर अप्रोचिंग एनी बैंक। अच्छा, इसमें मैं जो समझता हूँ, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि सम टाइम जो बैंक्स जो है ज़ाहिर उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी होती हैं, जो उनकी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जो क्लाइंट्स वहाँ जाते हैं वो समझते हैं कि जो रीफाइनेंस स्टेट बैंक फैसिलिटी अनाउंस कर दी है, अब वो हमें ये देंगे ही देंगे। देखिए, उन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। मैं कहता हूँ एक्सपोर्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्या ये अच्छा नहीं है, बल्कि कि वो जो लोन वो कमर्शियल फाइनेंसिंग ले रहे होते हैं बैंकों से, और उसके लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, 16% पे 17% पे उनको मिलता है, और वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। लेकिन जब स्टेट बैंक की स्कीम के लिए जाते हैं तब वो ये फॉर्मेलिटी पूरी करने से थोड़ी सी घबराते हैं एक्सपोर्टर्स क्लाइंट्स। हालांकि ये 5% 6% मिल रहा होता है, तो इन्हें कम से कम बैंकों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो वहां हमने जो असेस किया है, बैंक तो कोशिश करते हैं उनको गाइड करने के लिए भी, फैसिलिटेट करने के लिए। एक्सपोर्टर ये चाह रहा होता है, क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल वैसे ही दे दें, स्टेट बैंक की चूंकि पैसा है, पैसा चूंकि स्टेट बैंक है, तो ये मुझे वैसे ही दे दें। ऐसे नहीं है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि 5% में मिल रहा है, 6% में मिल रहा है, 4% में मिल रहा है, 3% में मिल रहा है, तो कम से कम फॉर्मेलिटीज बाकी तो पूरी करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टर्फ के बारे में, जो टेम्परेरी जो फाइनेंस स्कीम है। जी वो जी। ये पूछना चाह रहे हैं कि टर्फ जो है, अगर आप ये जो मार्च का पीरियड है जो एंड है मार्च में, 31 मार्च मार्च सर आपने बताया 31 मार्च 2020 को ये स्कीम खत्म हो जाएगी। सर। इसके कंटिन्यूएशन के हैं चांसेस सर, वो पूछना नहीं, चाह वो रहे तो हैं हमारा हेड ऑफ, हमारा फजल साहब, वो हमारा हेड ऑफिस डिसाइड करता है। सर। फिलहाल तो ये है कि 31 मार्च 2020 तक, 2021 तक ये स्कीम खत्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं अवेल हो सकती। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे पार्टिसिपेंट में से? जमीर साहब अगर आप कुछ बात करना चाहें। सर हाँ, दो इश्यूज थे जो इससे हमारी प्रेजेंटेशन आज की उससे मुतल्लिका तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। एक तो कुछ भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि पोस्ट ब्रेक्जिट जो है GSP स्टेटस का, तो उसके मुताबिक बताना चाहूंगा कि हमारा TDP ऑर्गेनाइज कर रहा है वेबिनार ऑन 7 at 4 o'clock, तो वो ज्वाइन करें प्लीज जरूर। जो उन बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहां से। 7 तारीख को होगा, 7 दिसंबर को, पोस्ट ब्रेक्जिट। सेकंड ये कि ये जो आपको प्रेजेंटेशन जो आज की जो है वेबिनार, ये आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब चैनल पे TDAP के, तो आप उससे आप जब भी उससे मालूमात लेना चाहें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं वो। ठीक है सर। सब्जली साहब, सर आप कुछ कहना चाहें, वर्दी डायरेक्टर TDAP? कहने को तो बहुत कुछ है, खासकर जो स्पीकर्स ने डिटेल के साथ इन्फॉर्म किया, ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं थी, तो थैंक यू। अच्छी तरीके से इन्फॉर्म किया, और बहुत सारी जो ऐसी स्कीम है जो जिसका पता मुझे भी नहीं था, बीइंग मतलब है कि हम TDAP के वो ऑफिशियल है, और अब जिसने ये सुना है, जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, अगर हम लोगों ने ये सारी बातें सुन ली है तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई मुश्किल सामने नहीं होगी। तो थैंक यू ऑल। मैं भी अकबर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और बिकॉज बीइंग लीडिंग ऑफिसर ऑफ डिफरेंट इवेंट्स जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें पता नहीं थे। नाउ वी कैन से कि जी हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे जो है आफ्टर हैविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन सच मैटर्स, फाइनेंसिंग मैटर्स के ऊपर। तो स्पेशल थैंक्स टू अकबर साहब का और राव साहब का, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अकबर साहब, सर फ्रॉम माय साइड फजल साहब, एक दोस्त ने हैंड रेज किया, वो क्वेश्चन पूछा चाह रहे हैं, ये J7 Pro पे, गैलेक्सी J7 Pro पे, ये कोई दोस्त है, उन्होंने हैंड रेज किया था यहाँ पे, चेक जमीर साहब अगर आप उस ओपन कर दें या वो हमें इनबॉक्स कर दें मैसेज। तो कर दिया है सबको। हेलो जी जी सर। जी प्लीज सर मैंने आपको मैसेज भेजा है, लेकिन वो शायद वहां से पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो सर मैसेज मेरा ये है कि मेरे पास, यानी मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ तो सरगोदा से, तो बात ये है कि अगर हमारी 50% एडवांस पेमेंट आती है और 50% जो होती है वो आफ्टर शिपमेंट आती है। अब मसला ये होता है कि जब हमारी शिपमेंट यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया,
तो वहां से, क्योंकि हम कभी तो कस्टमर को हम यानी थ्रू बैंक भेजते हैं, कभी उसको हम डायरेक्ट पेमेंट उसके एडवांस पेमेंट के बेस पे भेज देते हैं उसको, लेकिन वहां से जो पेमेंट नहीं आती इन केस के, यानी वो डिले कर देते, पेमेंट वो दे देते हैं लेकिन वो उसको डिले कर देते हैं। मसलन हम उसको 60 डेज का क्रेडिट, वो 90 टू 120 डेज ले जाता है। उस पे अगर हम आपसे ये फैसिलिटी लेते हैं और उस सूरत में वो जो कस्टमर है वो पे बैक नहीं करता, और हम फिर उसको कैसे सेटल कर सकते हैं, यानी उस टाइम अच्छा, पीरियड में? इसको मैं इस तरह रिस्पॉन्ड करता हूं कि देखिए उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, बैंक उसकी ओनरशिप लेता है, बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो उसको करे, क्योंकि दो बैंक्स के दरमियान उनका एग्रीमेंट होता है। तो वो जो निगोशिएटिंग बैंक है और एडवाइजिंग बैंक है और जो एलसी ओपनिंग बैंक है या जो दरमियान में बैंक इन्वॉल्व होते हैं, वो दोनों बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अकोमोडेट करें और उसको फैसिलिटेट करवाएं। ठीक। तो सर सर दूसरा मेरा इसी के बारे में एक क्वेश्चन, ये दूसरा ये है कि इन केस कि हम अगर यहाँ से पेमेंट भेज, यानी वो लेट्स से कि बैंक कहते हैं यार आप अपने कस्टमर को खुद पुश करें कि वो आपकी पेमेंट पुल वहां से, यानी आप उसको पुश करें कि वो पेमेंट भेजें, हम सिर्फ उसको रिमाइंडर ही दे सकते हैं। तो इस सूरत में हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या यानी फैसिलिटी मिल सकती है? क्योंकि मैं काफी अरसा बाहर रहा हूँ, तो हमें वहां पे जो मसला आता था वो यही आता था कि मैं मोस्टली सऊदीया गल्फ मार्केट में ही मैं सारा काम कर रहा हूँ और करता रहा हूँ। आप इस तरह उसमें करें, मसला आपका सबसे नाम? बड़ा ये आता है, हमें मिनिस्ट्री जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती वहां पे, हमारी ना ही हमारी एम्बेसी हमें सपोर्ट करती है। अगर उनके पास चले जाएं तो वो बोलते हैं यार आप अपने ना कफील के साथ खुद ही सेटल कर लें, हम आपको एक लेटर लिख के दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुनीर चौधरी है, मैं सरगोदा से हूँ, और मैं यहाँ पे स्मॉल चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। आप इस तरह करें, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपका ये जो कंसर्न है ना, आप टीडैप के थ्रू रूट करें स्टेट बैंक को। टीडैप इसको अगर ओन करे और इसको हमारे तरह रूट करे स्टेट बैंक को, हम इसको टेक करके हेड ऑफिस ले लेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग कर लेंगे इंशाल्लाह। सर मैं आप मुझे अपना कोई नंबर दे सकते हैं, अगर मुझे इनबॉक्स कर दे ताकि मैं फिर आपसे डायरेक्ट रब्ता कर मैं सकूं। कह रहा हूँ कि आप टीडैप के थ्रू ना, फजल रहमान साहब, आप इसमें चूंकि सर मॉडरेटर हैं तो हाँ आप जी, थोड़ी सी आपसे गुजारिश आप है कि इनसे जी कांटेक्ट करके ना जी, तो इनका सारा इशू ले लें और टीडैप के थ्रू हमें रूट कर दें। आप किसी फोरम के थ्रू आप हमारे पास आ जाएं। मोहित ठीक है साहब, आप सर। हमें जो आपकी जो रिजर्वेशंस है ना, आपकी जो इश्यूज हैं, वो आप हमें टीडीएफ फैसलाबाद पे एड्रेस करें तो हम जरूर इन्हें फॉरवर्ड करेंगे, उससे फॉलो भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इशू रिजॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर सेकंड क्वेश्चन मेरा था, कैन आई स्पीक प्लीज? व्हाई सर नॉट, जी श्योर प्लीज प्लीज। जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, आप इंट्रोड्यूस Umair Fiz. Umair Fiz. My name is Umair Fiz. My company name is Uzair International. We are already exporting and around 20 million rupees के जो है अगेंस्ट हमारी जो है एनुअली रही है, एक्सपोर्ट रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 50% मुझे मेरा क्लाइंट दे देता है, एग्जांपल मेरी फाइनेंस इतनी अभी नहीं है कि और ऑर्डर मुझे बड़ा आ जाता है, वो मुझे 50% पे कर देता है। अब 50% मैं जो फाइनेंस ले रहा हूँ बैंक से, क्या बैंक उसके अगेंस्ट मुझसे कोई सिक्योरिटी मांगेगा या कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई लीज पे या कोई लैंड या मेरी कोई जो है वो ऑक्यूपाई करेगा या कुछ इस तरह का होगा, या मुझे उसी 50% की बेस पे फाइनेंस दे दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट? देखिए, बैंक ने अपनी ओन जो क्रेडिट पॉलिसी ना, उस वाले से उसने अपने आप को सेफ तो करना है ना सर। या तो आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, एलसी के अगेंस्ट भी आप करवा सकते हैं, एलसी इज आल्सो सिक्योरिटी। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशनशिप विद द बैंक कि बैंक आपको किस तरह फैसिलिटेट करता है। वो एलसी मार्जिन रख लेता है, एलसी के अगेंस्ट कर लेता है, एलसी के ऊपर लियर मार्क कर लेता है, आपका जो वहां से पेमेंट आएगी उसको मार्क कर लेता है, लियर मार्क कर लेता है, या आपसे कोई कोलेटरल मांग लेता है। कोलेटरल में भी टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल भी है। टेंजिबल तो यार कोई फिक्स्ड एसेट्स या कोई ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह, वो इनटेंजिबल में आपके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, या कोई और इंटेंजिबल चीजें आ सकती हैं, तो वो आपसे वो सिक्योरिटी ले सकता है। तो देयर इज अ रेंज वैरायटी ऑफ कोलेटरल you can provide to the bank and bank can ask you, लेकिन बैंक ने जाहिर है अपनी क्रेडिट पॉलिसी के हवाले से उसको सिक्योर तो करना है सर। ये कि अगर 50% पेमेंट आ भी जाती है तो उसके बाद फिर भी बैंक के Even then, कंसर्न होंगे अपनी सिक्योरिटी के इवन हवाले देन से? देखिए ना सर, आपने 100% काम किया है, 50% की तो पेमेंट आ गई, जो बाकी 50% है उसके हवाले से क्या ख्याल है आपका? जाहिर दैट इज इनसिक्योर स्टिल, जब तक वो आ नहीं जाते पैसे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर पॉइंट। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? सर सब्ज अली खान सर।
जी, मैं असल में हमारे दोस्त ने जो क्वेश्चन किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या जो हमारे कमर्शियल सेक्शन है या एम्बेसी हैं, वो इस सिलसिले में उनकी कोई हेल्प नहीं करती, ये गलत है। करते हैं, आप टेडाप की तरफ आए, वहां एक और भी हमारा इदारा है, ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। आपका कोई भी इशू है, हम टेकअप करते हैं। कंसर्न जो हमारा कमर्शियल सेक्शन होता है उस कंट्री में, वो फिर फॉलो करते हैं वहां पे, और आपको फीडबैक मिल जाएगा जो भी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हेल्प नहीं करते, हम करते हैं। और मैं समझता हूँ टिडेप जितना एक्टिव है और जितना टिडेप रिस्पॉन्सिव है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह डायरेक्टर साहब ने बताया, आई रियली अप्रिशिएट सर कि आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो टिडेप के थ्रू रूट हो तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? नमाज असर का टाइम भी हो रहा है, जा रहा है नमाज असर का टाइम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है लास्ट, आई थिंक वो लास्ट कर ले लेते हैं हम, कि इंपोर्ट करना चाह रहे हैं मशीनरी, कोई साहब हैं स्मॉल यूनिट के, ठीक है, वो वैल्यू है यूएस डॉलर में अराउंड 220 जो डॉलर्स हैं, 3 मशीनरीज हैं। वो कहते हैं कि मैं कैसे बेनिफिट अवेल कर सकता हूँ फाइनेंस स्कीम का? सर व्हाई नॉट। देखिए, हाँ 5 बिलियन तक इनके पास एलसी होगी, ऑर्डर होगा, परचेज ऑर्डर, हर कुछ ना कुछ इनके पास होगा, जिसकी बेस पे ये ना जी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स, वो एलसी, वो सारा लेके बैंक के पास जाएं, उन्हें कहिए जी टर्फ जो हमारी फैसिलिटी है, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी, तो वो अवेल करें। उसको तो हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर बैंक इनकी बात फजल रहमान साहब ना सुने तो मेरा नंबर दे दें इनको, ये मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं इनको फैसिलिटेट करवा दूंगा। क्योंकि टर्फ के ऊपर तो हमारे गवर्नर साहब का बहुत कंसर्न है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि यार ये फैसिलिटी खत्म हो रही है, एक्सपोर्टर्स को बताएं, नॉन एक्सपोर्टर्स को बताएं कि ये मंगवा लें, ये ले लें फैसिलिटी। 5 बिलियन तक, 5 अरब तक की मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। सर थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हम ये बस फॉर इंफॉर्मेशन है सबके लिए, हमने अपनी जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, वो हमने कर दिया है, आप इनबॉक्स कर दिए, तो आप जरा चेक कर लें। जिसकी भी कोई क्वेरी हो, कोई इश्यूज हो, वो जरूर हमें इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। पार्टिसिपेंट से मैं लास्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन खत्म होने के बाद भी टिडैप से आप राब्ता करें, स्टेट बैंक से राब्ता करें। अगर कोई अपना फजल रहमान साहब मेरा कोई नंबर मांगे, आप उनको नंबर मेरा दे दें, कोई हर्ज नहीं है, मेरा सेल नंबर दे दें, वो मुझसे आपके रेफरेंस से टिडैप के हवाले से बात करें, इंशाल्लाह मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा और उनको फैसिलिटेट भी करेंगे आप इंशाल्लाह। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू अगेन सर। इट इज अ गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक सर। और मैं फैसलाबाद चैम्बर, सरगोदा चैम्बर, झंग चैम्बर, लाहौर चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, बूमा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पीटीए है, पीएचएमए है, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन सबके ताउन से आज का सेशन कामयाब रहा। और जो हमारे वर्दी डायरेक्टर हैं सब्ज अली खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने चेयर की सारा सेशन, उनके सुपरविजन सब कुछ हुआ। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू।